हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने इससे पहले 20 टॉपिक ड्यूटेरिया कैडू कॉन्सेप्ट करंट जनवरी का हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो इसमें 21 नंबर टॉपिक है दिल्ली जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026। तो क्या है इसमें? तो दिल्ली जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 दिल्ली सरकार द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण विधायी सुधार है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सज़ा को ख़त्म करना और व्यापार तथा जीवन जीने की सुगमता को बढ़ावा देना है। आगे है मुख्य उद्देश्य क्या क्या है इसका। तो अपराध मुक्त करना है। छोटे तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर नागरिक अपराध की श्रेणी में लाना है। जेल की सज़ा का खात्मा। तो कई धाराओं के तहत अब जेल भेजने के बजाय केवल प्रशासनिक जुर्माना एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी लगाया जाएगा। तो न्यायालयों पर बोझ कम करना है। छोटे मामलों का निपटारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिससे अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम होगी। विशेषताएं इसका क्या है? तो जुर्माने की वृद्धि, जेल की सज़ा हटाने के बदले जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। स्वतः वृद्धि का प्रावधान, विधेयक के अनुसार हर 3 साल बाद जुर्माने की न्यूनतम राशि 10% की वृद्धि की जाएगी तथा महंगाई के साथ दंड प्रभावी बना रहे। निर्णयन अधिकारी, न्याय निर्णयन अधिकारी जो दंड लगाने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिससे अदालती प्रक्रिया को बिना मामलों के समाधान हो सके। प्रभावित होने वाले प्रमुख अधिनियम जो है, तो यह विधेयक दिल्ली में लागू कई महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करता है, जिसमें शामिल हैं दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम 1954, दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम 1998, दिल्ली कृषि उपज विपणन अधिनियम 1998, दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम 2010। महत्वपूर्ण इसमें है कुछ अब नोट है। यह विधेयक केवल छोटे और तकनीकी उल्लंघनों पर लागू होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में कठोर दंड और जेल की सज़ा के प्रावधान से पहले की तरह लागू रहेंगे। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है 22। इसमें हिमाचल का ग्रीन टू गोल्ड विजन, औद्योगिक मांग की खेती, औद्योगिक भांग की खेती है। तो हिमाचल में ग्रीन टू गोल्ड विजन है जो औद्योगिक भांग की खेती पर है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड विजन के तहत औद्योगिक भांग इंडस्ट्रियल हेम्प के विनियमित खेती को कानूनी मान्यता देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था, गोल्ड और पारिस्थितिकी ग्रीन दोनों के लिए गेम चेंजर रहा है। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? तो औद्योगिक भांग बनाम मादक भांग। तो सरकार ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए है। इसमें THC की मात्रा बहुत कम 0.3% से कम रखी जाएगी, जिससे नशा नहीं होता है। और इसी में है इसका एक और पॉइंट है, खेती के लिए बीजों को प्रमाणीकरण और सरल निगरानी की जाएगी। आर्थिक लाभ क्या है इससे ग्रीन टू गोल्ड की ओर से? तो भांग की खेती से हिमाचल को कई तरह की आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। राजस्व में वृद्धि होगी। अनुमान है कि राज्य को सालाना 800 से 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। बहुउपयोगी उत्पाद है। तो भांग के रेशों और बीजों का उपयोग 25,000 से अधिक उत्पादों में होता है, जिसमें कपड़ा, कागज, निर्माण सामग्री और जैव ईंधन शामिल हैं। औषधीय और वैज्ञानिक उपयोग भी है इसका। तो भांगों के अर्क का उपयोग कैंसर, मधुमेह और मिर्गी जैसी बीमारियों की दवा बनाने में किया जाता है। राज्य में अनुसंधान का फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए नए द्वार खुलेंगे। किसानों और पर्यावरण के लिए क्या वरदान होगा? तो कम पानी की खपत भांग की खेती के में अन्य पारंपरिक फसलों के मुकाबले बहुत कम पानी लगता है। कीट प्रतिरोधी, इसे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। बंदरों और आवारा पशुओं की समस्या, हिमाचल प्रदेश के किसान बंदरों और जंगली जानवरों द्वारा फसल बर्बाद किए जाने से परेशान रहते हैं। जानवर भांग की खेती को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे यह किसानों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा उपाय जो है, तो सरकार ने इस विजन को सुरक्षित रखने के लिए
कुछ कड़े नियम बनाए हैं। लाइसेंसिंग प्रणाली, खेती के लिए विशेष परमिट और लाइसेंस अनिवार्य होंगे। ट्रैकिंग, ड्रोन और डिजिटल मैपिंग के जरिए खेती वाली ज़मीनों की निगरानी की जाएगी। कानूनी ढांचा है, NDPS एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत नियम बनाए गए हैं। निष्कर्ष क्या है? हिमाचल प्रदेश का यह कदम न केवल राज्य के आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोककर हरित और सुरक्षित हिमाचल की नींव भी रखेगा। इसमें है नेक्स्ट टॉपिक है 23 नंबर, पोरा के 3 बौद्ध स्तूप। पोरा के 3 बौद्ध स्तूप चर्चा में क्यों रहे? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2025 को प्रसारित मन की बात जो 129वें एपिसोड में इस स्थल की जिक्र करने के बाद विषय में चर्चा में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में कार्यात्मक बारामूला जम्मू कश्मीर के जेहनपोरा में मिले इन 3 बौद्ध स्तूपों को जिक्र कर भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत प्रकाश डाला। मुख्य बिंदु है, बारामूला जिले को जोहनपोरा क्षेत्रीय 3 प्राचीन स्तूपों के अवशेष मिले हैं जो कुषाण काल या उसके बाद के समय के हो सकते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर घाटी गौतम बुद्ध जो है के धर्म के गहरे प्रभाव और प्राचीन इतिहास के दर्शाते हैं। सांस्कृतिक संगम है, बारामूला प्राचीन नाम बारामुल्ला ऐतिहासिक रूप से व्यापार और संस्कृति का केंद्र है। इन स्तूपों की खोज से इस क्षेत्र में पुरातात्विक अहमियत और बढ़ गई है। संरक्षण, प्रधानमंत्री द्वारा इसका उल्लेख किए जाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों और युवाओं को अपनी विरासत के प्रति जागरूक करना, इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। पर्यटन की संभावनाएं, तो इस तरह के खोजों से जम्मू कश्मीर में हेरिटेज टूरिज्म विरासत पर्यटन की काफ़ी बल मिलेगा। हमारी विरासत केवल पत्थरों और स्मारकों का समूह नहीं बल्कि यह हमारी जीवंत परंपराओं और इतिहास का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट टॉपिक है 24 नंबर, देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा 16-17 जनवरी 2026 को हैदराबाद में कान्हा शांति भवन जो हैदराबाद में है, देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जनजातियों ज्ञान के आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ना, जनजातीय चिकित्सकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एक औपचारिक पहचान दिलाना है। मुख्य विशेषताएं क्या है? पहल यह अपनी तरह का एक पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जहां पारंपरिक वैद्यों को औपचारिक रूप से स्वास्थ्य सेवा में भागीदार माना गया है। भागीदारी जो है इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के और मंत्रालय के सचिव रंजन चोपड़ा ने भाग लिया। प्रशिक्षण, जनजातीय चिकित्सकों को बीमारी को जल्दी पहचान करके बुनियादी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में रेफरल सिस्टम के बारे में प्रकाशित किया गया है। भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना, इस कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा कदम उठाते हुए ICMR RCMC भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रोजेक्ट दृष्टि है, इसके तहत भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला बनाई जाएगी। उद्देश्य जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य डेटा को अलग एकत्रित करना और मलेरिया, TB, कुष्ठ रोग, सिकिल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों से उन्मूलन के लिए डेटा संचालित नीतियों बनाना। आगे है इसका जो महत्व है, जनजातीय चिकित्सा अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में पहले संपर्क बिंदु फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जिन्हें प्रशिक्षित करने से अंतिम छोर लास्ट माइल तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच सुनिश्चित होगी। इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है बीमारी उन्मूलन जो है मलेरिया, TB और सिकल सेल एनीमिया जैसे रोगों को पर विशेष ध्यान देना। सांस्कृतिक संरक्षण जो है पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और औषधीय ज्ञान को वैदिक दस्तावेजीकरण, एकीकरण है, चिकित्सकों को आशा के फ्रंट लाइन वर्कर के साथ जोड़ना है। कौशल विकास जो अलग 1 लाख जनजातीय चिकित्सकों को प्रमाणित और प्रशिक्षित करने की योजना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 नेक्स्ट नंबर टॉपिक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म और लघु
तथा मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किया। यह वर्तमान में भारत के पारंपरिक शिल्प कला कारीगर एवं जश्न मनाने वाला एक प्रमुख आयोजन है। यह कार्यक्रम उन कारीगरों के लिए मंच है जो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभार्थी हैं। तो मुख्य बिंदु जो है इसकी अवधि 18 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक इसकी अवधि है। स्थापना दिल्ली हाट में किया गया, नई दिल्ली में उद्घाटन करता है केंद्रीय जीतन राम मांझी। थीम है विश्वकर्मा का अभियान, विकसित भारत का निर्माण। मुख्य आकर्षण है इसका अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व। इस हाट में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से अधिक कारीगर भाग ले रहे हैं। विविध उत्पाद यहाँ कश्मीरी कुर्तियों से लेकर पत्थरों की नक्काशी मूर्तियों, टेराकोटा और बर्तनों तक हस्तशिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। लाइव प्रदर्शन है, अंगुत्तक मिट्टी के बर्तन बनाते, चूड़ी और बनाने और गुड़िया बनाने जैसी पारंपरिक कलाओं का सीधा प्रदर्शन देख सकते हैं। बाजार तक पहुंच है, इसका उद्देश्य कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ सीधा जोड़ना और ताकि उन्हें व्यापार को बढ़ावा मिले। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 में हुई थी। यह प्रदर्शनी भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन 18 पारंपरिक व्यापारों जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई आदि से जुड़े लोगों का पहचान देना, कौशल प्रशिक्षण, टूल किट, ऋण सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट टॉपिक है 26 नंबर, अंडमान सागर में भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना शुरू। भारत में जनवरी 2026 में अंडमान सागर में नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में अपनी पहली ओपन सी खुले समुद्र की मछली पालन परियोजना की शुरू की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई यह पायलट परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और NIOT द्वारा समर्थित, जिसका उद्देश्य आधुनिक पिंजरा तकनीक से ब्लू इकोनॉमी और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो उद्देश्य समुद्री संसाधनों और सतत उपयोग समुद्री भोजन की मांग पूरा करना, यह तटीय मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाना है। तकनीक, इसमें उन्नत ओपन सी केज पिंजरा तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मछली का प्रकार, पायलट प्रोजेक्ट में सिबास और कोबिया जैसी मछलियों के साथ समुद्री शैवाल की खेती की जा रही है। साझेदारी, यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय समुद्र प्रतियोगी संस्थान और अंडमान निकोबार प्रशासन सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है 27 नंबर, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो दूसरा बौद्धिक वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 24-25 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ। यह संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा भारत मंडपम संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु है इसमें तिथि कब से कब शुरू किया गया दूसरा बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो 24 से 25 जनवरी 2026। स्थान क्या था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका स्थान था। मुख्य विषय है, थीम है इसका सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज़ और आपसी अस्तित्व। आयोजक है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। शिखर सम्मेलन के मुख्य आकर्षण क्या थे? तो उद्घाटन, सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी विशिष्ट अतिथि रूप में शामिल हुए। वैश्विक भागीदारी, इसमें दुनिया भर के लगभग 200 प्रतिनिधि, जिसमें विभिन्न देशों के सर्वोच्च धर्मगुरु, विद्वान और भिक्षु शामिल थे, ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 800 से अधिक भागीदारों ने इसमें शामिल हुई। चर्चा में विषय क्या था? चर्चा के विषय था, सम्मेलन में 5 मुख्य विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। सामाजिक सद्भाव के लिए सामूहिक ज्ञान और बुद्ध धर्म में उद्यमिता और सही आजीविका, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा और स्थायी जीवन, बौद्ध धर्म के आलोक में शिक्षा, संघ की भूमिका, अनुष्ठान और अभ्यास, तकनीकी नवाचार। इस बार सम्मेलन में नोरेबू नामक एक AI आधारित बौद्ध भाषा मॉडल परिचय में दिया गया, जो बौद्ध शिक्षाओं को प्रसार में सहायक होगा। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? तो पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन 20-21 अप्रैल 2023 के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका उद्देश्य बौद्ध दर्शन और वैश्विक शांति और विकास
के केंद्र में लाना था। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है 28 नंबर, महाराष्ट्र में यवतमाला जिले में बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी। महाराष्ट्र के यवतमाला जिले में बेम्बला नदी के सिंचाई परियोजना को मंजूरी। बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना यवतमाला विदर्भ के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। दशकों से अटकी इस परियोजना को हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 4,775.52 करोड़ को संशोधित बजट के साथ पुनर्जीवित किया गया। मुख्य बिंदु इसमें स्थानीय बांध यवतमाला जिले में बाभुल गांव तालुका में खरक सांवगा गांव के पास स्थित है नदी। यह परियोजना बेम्बला नदी पर आधारित है, जो वर्धा नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। यह लक्ष्य है इसका परियोजना का मुख्य उद्देश्य यवतमाला के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और पीने के पानी की कमी को दूर करना है। मुख्य विशेषता और लाभ है। मुख्य विशेषता लाभ, कुल सिंचित क्षेत्र जो है लगभग 52,423 से लेकर 58,768 हेक्टेयर भूमि है सिंचित क्षेत्र। लाभान्वित तालुका है नेर, बाभुल गांव, कलम्ब, रोले गांव और मारेगांव। गांवों की संख्या जो है 100 से अधिक गांवों की सीधा लाभ मिलेगा। तकनीक है नहर विवरण, लिफ्ट सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई। अनुपयोग है खेती के अलावा मत्स्य पालन, यवतमाला शहर को पेयजल आपूर्ति। इस परियोजना को इतिहास काफ़ी लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा है। शुरुआत इसकी परिकल्पना 1983 में केवल 50.76 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ की गई थी। लागत में वृद्धि, प्रशासनिक देरी और अन्य कारणों की इसकी लागत 50 करोड़ से बढ़कर 4,775 करोड़ से अधिक हो गई। प्रगति पोर्टल जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी समीक्षा की और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिए। ताज़ा स्थिति है तो 2026 में वर्तमान में 95% से अधिक नहर और विवरण कार्य पूरा हो चुका है। हालिया कैबिनेट की मंजूरी का उद्देश्य बचे हुए कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करना है। युद्ध स्तर पर 29 नंबर टॉपिक है, झारखंड में लागू हुआ पेशा एक्ट। झारखंड सरकार ने राज्य बनने के 25 वर्षों बाद आखिरकार पेशा प्रोविंसेस ऑन दी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून 1996 की नियमावली आधिकारिक रूप से नोटिफाई 2025 में कर दिया है। इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों जैसे रांची, खूंटी, समडेगा, गुमला आदि में ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन और स्थानीय विवादों के प्रबंधन पर कानूनी अधिकार मिल गया है। झारखंड में पेशा के प्रमुख बिंदु क्या है? तो ग्राम सभा की सर्वोच्चता है। पैसे के तहत गांव में ग्राम सभा की सर्वोच्च संस्था होगी जो हमारी योजनाओं की निगरानी और मंजूरी करेगी। अधिकार है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में परंपरा और संस्कृति की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल जंगल जमीन और प्रबंधन को लघु वनोपज पर स्थायित्व ग्राम सभा के पास होगा। लागू क्षेत्र है यह कानून 13 अनुसूचित जिलों में पूरी तरह से और अन्य 3 जिलों में पलामू, गोंडा, गढ़वा और आंशिक रूप से लागू है। उद्देश्य जो है आदिवासी स्वशासन को मजबूत करना और अफसरशाही के बजाय स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना है। पेशा क्या है? तो पेशा का पूरा नाम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 है। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया जो है में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार देने वाला एक क्रांतिकारी कानून है। यह कानून ग्राम सभाओं को जमीन, खनिज और जंगल जैसे संसाधनों पर निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देता है। पेशा कानून की मुख्य बातें क्या हैं? तो यह कानून 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान का 73वां संशोधन पंचायत राज सीधे तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं हो पा रहा था। उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों को परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करना ग्राम सभा की शक्ति है। इस कानून में ग्राम सभा को सबसे शक्तिशाली माना गया है। ग्राम सभा का अर्थ केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि गांव के सभी वयस्क सदस्य हैं। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा के पास निम्नलिखित शक्तियाँ प्रावधान है: संसाधनों पर नियंत्रण,
लघु वनोपज जैसे महुआ तेंदुपत्ता के स्वामित्व पर का अधिकार है। और जमीन का बचाव, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकना और छीनी गई जमीन को वापस दिलाना। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर विनियमित या प्रतिबंध करने का अधिकार। स्थानीय विवाद क्या है? परंपराओं के अनुसार छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना। योजनाओं की मंजूरी, गांव के विकास के लिए बनने वाली योजनाओं और लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा ही करती है। पेशा कानून, भारत के 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल वाले क्षेत्रों में लागू है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में लागू है पेशा। 30 नंबर टॉपिक है NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य समझौता। NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य समझौता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन KRCL ने जनवरी 2026 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य देश भर के सड़कों और रेल बुनियादी ढांचे, सुरंग, पुल, लॉजिस्टिक्स पार्क को एकीकृत विकास, तकनीक विशेषता साझा करने और संसाधन अनुकूलन को बढ़ावा देने। यह समझौता 5 वर्षों के लिए वैध है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी के मुख्य बिंदु हैं तो सहयोग क्षेत्र है, इसमें रेल, सड़क, पुल और सुरंगें, बहुमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और इंटर मॉडल हब का सुरंग नियोजन शामिल है। तकनीकी विशेषता है NHAI दुर्गम भूभागों में निर्माण के लिए कोंकण रेलवे के व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा, विशेष रूप से सुरंग और पुल परियोजना के लिए है। संसाधन अनुकूलन, दोनों संस्थाएं नेशनल हाईवे और कोंकण रेलवे कॉरिडोर के साथ अतिरिक्त भूमि का संयुक्त रूप से उपयोग करेगी, साझा उपयोगिता गलियारे विकसित करेगी। संयुक्त कार्य समूह, परियोजना की निगरानी, व्यवहार्यता अध्ययन और कार्यान्वयन के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। सुरक्षा और प्रशिक्षण, कोंकण रेलवे NHAI कर्मचारियों को सुरक्षा और ऑडिट, ढलान, स्थिरीकरण और तकनीकी मामलों का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। NHAI के बारे में क्या है? तो NHAI की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत हुआ था। इसने औपचारिक रूप से 1995 में काम शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है। कोंकण रेलवे के बारे में क्या है? तो कोंकण रेलवे की लंबाई 741 किलोमीटर है। मुख्य मार्ग जो है रोहा महाराष्ट्र से ठोकुर कर्नाटक तक है। शामिल राज्य है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। उद्घाटन जो इसका 26 जनवरी 1998 में हुआ था। 31 नंबर टॉपिक है एक जिला एक व्यंजन योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला व्यंजन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्वेश्चन ODOC योजना शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जनवरी 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका शुभारंभ किया। यह एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पर आधारित है, जिसमें राज्य के 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय व्यंजनों का संरक्षण, गुणवत्ता मानकीकरण और पैकेजिंग, GI टैग के साथ ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच, खाद्य पर्यटन, रोजगार सृजन और स्थानीय कारीगर हलवाइयों का पंजीकरण। लगभग 150 पारंपरिक व्यंजनों की सूची तैयार। प्रत्येक जिले से कम एक प्रमुख व्यंजन चुना गया। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों और उनके प्रसिद्ध व्यंजनों की सूची। आगरा का पेठा चुना गया, मथुरा का पेठा, लखनऊ की टुंडे कबाब रेवड़ी, वाराणसी पान और रबड़ी मलाई, प्रयागराज से अमरूद सफ़ेदा और दम आलू, कानपुर से ठग्गू लड्डू, अयोध्या से हनुमानगढ़ी लड्डू, मेरठ से गजक नान खटाई, अलीगढ़ से बैरला आलू के विशेष चाट, बरेली से कबाब, कन्नौर से गुलकंद, सिद्धार्थनगर से काला नामक चावल प्रसिद्ध सुगंधित चावल है।
और नेक्स्ट टॉपिक है 32 नंबर, यूजीसी रेगुलेशन 2026 चर्चा में क्यों है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किए। इन नियमों के मुख्य उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यह नियमावली 13 जनवरी 2026 को जारी की गई और 15 जनवरी 2026 से लागू मानी गई। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। भेदभाव और की रोकथाम, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को प्रतिबंध किया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित और अनिवार्य। पहले यह केवल सलाह थी 2012 के नियमों के तहत। इक्विटी कमेटी, तो संस्थान के प्रमुख अध्यक्षता के एक समिति बनेगी जो भेदभाव शिकायतों की जांच करेगी, जिसमें SC ST OBC महिला और विकलांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 24/7 हेल्पलाइन, तो संस्थानों को शिकायत के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और वेब पोर्टल बनाना पड़ेगा। OBC का समावेशन, नए नियमों में OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जाति आधारित भेदभाव विरोधी सुरक्षा दायरे में शामिल किया गया है। सख्त कार्रवाई, नियमों का पालन करने पर यूजीसी संस्थान की ग्रांट फंडिंग रोक सकता है। वर्तमान स्थिति, सुप्रीम कोर्ट की रोक स्टे ऑर्डर जो है जनवरी 2026 के अंत तक इन नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। विरोध का कारण था याचिकाकर्ता का तर्क कि ये नियम गैर समावेशी क्योंकि सामान्य वर्ग के छात्रों को भेदभाव सुरक्षा नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को अस्थायी रोक लगा दी है। पुराने नियम लागू, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक 2012 के पुराने नियम प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम निकाय है। इसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत वैधानिक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में की गई थी। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र है। पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। इसमें एक अध्यक्ष चेयरमैन और एक उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन होते हैं। इसके 10 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूजीसी का कार्य जो है, यूजीसी का मुख्य काम भारत की उच्च शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखना और संस्थानों के बीच तालमेल बिठाना। इसके प्रमुख कार्य के प्रकार हैं। मान्यता देना, जैसे यह तय करना कि कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय कहलाने योग्य है और किसे डिग्री देने का अधिकार है। अनुदान विवरण, केंद्र और राज्य के विद्यालयों एवं कॉलेजों का विकास कार्य और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड पैसा देना। मानक तय करना, कॉलेजों में पढ़ाई के स्तर कैसा होगा, परीक्षाएं कैसे होगी और शिक्षकों का असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता जैसे नेट स्कोर क्या होगी, यह यूजीसी तय करता है। छात्रवृत्ति और फेलोशिप, रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए नेट, JRF और स्कॉलरशिप का प्रावधान करना। 33 नंबर टॉपिक है विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 चर्चा में क्यों है। तो यह है विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है जो हाल ही में संपन्न हुआ। यह आयोजन भारत के वैश्विक विमान हब बनाने विजन के साथ आयोजित किया गया था। मुख्य बिंदु है आयोजन का विवरण, तिथि 28 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजन किया गया था 2026 में। स्थान है जो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में है। आयोजक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की है। मुख्य आकर्षण घोषणाएं हैं और घोषणाएं। PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और बताया कि भारत 2047 से 400 से अधिक हवाई अड्डों का नेटवर्क बनने की राह पर है। एयर इंडिया 30 अतिरिक्त बोइंग विमानों ऑर्डर देकर अपने कुल ऑर्डर को 600 तक पहुंचाया। HAL और पवन हंस के बीच 10 ध्रुव
नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर के लिए समझौता हुआ। पुरस्कार जो है विंग्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड जो है। गुजरात को विमान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार मिला। तेलंगाना और उत्तराखंड को इस श्रेणी में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इसमें गुजरात को सर्वोत्तम मिला, तो यह ध्यान में रखिएगा। इंडो पैसिफिक एविएशन जेट सेट गो की सहायक कंपनी को बेस्ट NSOP फिक्स्ड विंग्स का पुरस्कार मिला। विजन विकसित भारत 2047, इस बार थीम भारत के विमान क्षेत्र को न केवल एक मार्केट के रूप में बल्कि विमान निर्माण और सेवाओं के वैश्विक रूप में स्थापित पर केंद्रित थी। कार्यक्रम एयर टैक्सी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य तकनीकों पर भी चर्चा हुई। नेक्स्ट टॉपिक है 34 नंबर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 में लागू कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत इस अध्यादेश को जारी किया। इसके जरिए यूजीसी नियम अधिनियम 2024 के विभिन्न प्रावधानों पर क्रिया प्रशासनिक दंडात्मक सुधार किए गए ताकि इसके प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य बिंदु जो है, उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी को पूरी तरह लागू किया। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे 27 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से प्रभावी किया था और हाल ही में 2026 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। यह कानून विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के समुदाय, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के लिए एक समान नियम स्थापित करता है। यूसीसी उत्तराखंड के मुख्य प्रावधान क्या है? तो विवाह, बहुविवाह पर रोक। अब कोई भी व्यक्ति पहली शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। न्यूनतम आयु 24, लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों के 18 वर्ष अनिवार्य है। पंजीकरण जो है, सभी विवाहों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 2026 के संशोधन के अनुसार 2010 से 25 के बीच हुई शादियों का पंजीकरण अब जरूरी कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप जो है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संबंध समाप्त करने पर भी रजिस्ट्रार को सूचना देनी होगी और समाप्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। लिव इन से पैदा हुए बच्चे को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और उन्हें संपत्ति का समान अधिकार मिलेंगे। डिवोर्स जो है, तलाक के लिए पुरुष और महिला दोनों को समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। नेक्स्ट है उत्तराधिकार और वसीयत क्या है यूसीसी के तहत? तो संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को भी अब संपत्ति में पुरुष के समान ही हिस्सा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति वसीयत किसी को भी कर सकता है। 2026 के नए संशोधन और सख्त सजा। हाल ही में लागू किए गए संशोधन अध्यादेश 2026 के कुछ कड़े दंड जोड़े गए हैं। पहचान छिपाना है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर या गलत जानकारी देकर शादी करता है या लिव इन में रहता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। जबरन संबंध, बिना पंजीकरण या जबरन लिव इन संबंधों के मामलों में सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। विशेष नोट है, उत्तराखंड का यह कानून राज्य की अनुसूचित जनजातियों एसटी पर लागू नहीं होता है। एसटी पर लागू नहीं होता, अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। यह 35 नंबर टॉपिक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में ग्रंथ कुटीर शास्त्र पुस्तकालय का उद्घाटन किया। भारत के समृद्ध विरासत संयोजन के दिशा में एक बड़ा कदम और भारतीय संस्कृति और भाषाई गौरव के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मुख्य बिंदु है, उद्देश्य है, भारत सांस्कृतिक, दार्शनिक और साहित्यिक और बौद्धिक विरासत में संरक्षण और प्रचार प्रसार सामग्री। इसमें वेद, पुराण, उपनिषद,
गथा सप्तशती, विनय पिटक और जैन आगम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल है। विशेषता है 50 से अधिक पांडुलिपियों तार के पत्तों, छाल और कपड़े पर लिखी गई है। औपनिवेशिक साहित्य का विस्थापन। पहले यहाँ मौजूद औपनिवेशिक साहित्य को हटाकर अब यह स्थान भारतीय भाषाओं को समर्पित किया गया है। ग्रंथ कुटीर की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो 11 शास्त्रीय भाषाएं। इस पुस्तकालय में भारत के सभी 11 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी के दुर्लभ ग्रंथों को साहित्य का संग्रह किया जाएगा। सांस्कृतिक एकता है। इसका उद्देश्य देश के भाषाई विविधता को एक छत के नीचे लाना और आने वाली पीढ़ियों को हमारे प्राचीन ज्ञान को जोड़ना है। सार्वजनिक पहुंच जो है राष्ट्रपति निलयम और आम जनता के लिए खुला है, जिसमें लोग इन ऐतिहासिक और गौरवशाली भाषाओं को साहित्य को करीब से देख सकेंगे। जैसे में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा के बाद यह सूची इस प्रकार है। तमिल 2004 में जोड़ा गया, कन्नड़ 2008 में, संस्कृत जोड़ा गया 2005 में, तेलुगु जोड़ा गया 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया जोड़ा गया 2014 में, मराठी 2024 में, पाली 2024 में, प्राकृत 2024 में, असमिया 2024 में और बंगाली 2024 में। नेक्स्ट टॉपिक है 36 नंबर, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2026 तक गोवा में किया गया। इस प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा का कार्यक्रम का चौथा संस्करण था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए। मुख्य बिंदु है तारीख 26 से 30 जनवरी 2026। स्थान जा था ONGC था, ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ATI बिटूल, दक्षिण गोवा में था। आयोजक है पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान के भारत पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और DMG इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से। कार्यक्रम और विशेषताएं हैं। इस आयोजन में भारत को ऊर्जा परिवहन एनर्जी ट्रांसमिशन के केंद्र के रूप में पेश किया गया। वैश्विक भागीदारी जो है 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 700 प्लस प्रदर्शक और लगभग 75,000 ऊर्जा पेशेवरों ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्य विषय है चर्चा का मुख्य केंद्र ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन में कमी और टिकाऊ भविष्य के लिए नए निवेश के अवसर पर रहा। विशेष जोन है आयोजन में हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी और AI जैसे क्षेत्रों के लिए समर्पित विशेष ज्ञान जोन बनाए गए। तकनीकी नवाचार है। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ड्रोन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटी जैसे आधुनिक समाधानों का प्रदर्शन किया। 37 नंबर टॉपिक है नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म और स्वास्थ्य स्वच्छता को मौलिक अधिकार माना। 31 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के शिक्षा, गरिमा, शारीरिक स्वायत्ता और निजता के अधिकार का अंग माना है। मुख्य बिंदु है इसमें संवैधानिक अधिकार। मासिक धर्म स्वच्छता को केवल कल्याणकारी मुद्दा नहीं बल्कि अनुच्छेद 31 और 14 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार माना गया। स्कूलों के लिए निर्देश, सरकारी और निजी सभी स्कूलों और छात्राओं के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड और कार्यात्मक शौचालय का अनिवार्य किए गए। गोपनीयता, शौचालय में सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए सुरक्षित और स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। इस फैसले का उद्देश्य किशोरियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, संक्रमण बचाव, उनकी शिक्षा को बिना बाधा जारी रखना है। न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और R महादेवन की पीठ ने यह निर्णय एक याचिका पर सुनाया जो स्कूल में बेहतर सुरक्षा सुविधाओं की मांग कर रही थी। 38 नंबर टॉपिक है नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। गुजरात सरकार ने शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद जिले में भादरन के मुख्यमंत्री ग्रामोत्सव योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। मुख्य उद्देश्य इसका
इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज और के विचार को आधुनिक तकनीक और संसाधनों के साथ जोड़ना है। प्रमुख प्राथमिकता इसमें है आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमों को मंच प्रदान करना है। आधुनिक सुविधाएं हैं गोवा गांवों में पक्की सड़कें, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवनों का निर्माण है। डिजिटल कनेक्टिविटी जो है पंचायत में डिजिटल सेवाओं को जोड़ना ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके। भादरन का चयन क्यों किया गया? भादरन जिले का भादरन को ग्रामों का पेरिस कहा जाता है। ग्रामों का पेरिस कहा जाता है भादरन को। ऐतिहासिक रूप से यह गांव अपनी स्वच्छता, स्वव्यवस्थित योजना और सामुदायिक सहयोग के लिए जाना जाता है। यहाँ से योजना की शुरुआत करना राज्य के अन्य गांवों के लिए एक मॉडल पेश करना जैसा है। तो इस वीडियो में इतना ही। राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और इस राष्ट्रीय घटनाक्रम है टू द पॉइंट, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।